हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इन वन में। आज आपकी क्लास होने वाली है बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान, यानी प्रीवियस ईयर 2020 के सीडीपी के क्वेश्चन होंगे में। ठीक है, चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को शेयर करें एंड लाइक करें। ठीक है, आज के हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दृश्य प्रतिबिंब एवं प्रतिरूपण निर्माण का कौशल कहलाता है। तो आपको बताना है कि देशिक, स्थानिक बुद्धि, तार्किक, गतिबोध या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, दृश्य प्रतिबिंब एवं प्रतिरूपण निर्माण का कौशल, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा देशिक, स्थानिक बुद्धि। ठीक है, स्पेशल इंटेलिजेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, लोग जिनका IQ 90 से 109 रेंज के मध्य होता है उनकी श्रेष्ठ बुद्धि होती है, सामान्य बुद्धि होती है, औसत बुद्धि होती है, अल्प बुद्धि होती है। ठीक है, तो IQ के लिए एक स्तर बताया गया है कि 0 से लेकर 25 तक जड़ बुद्धि, 25 से लेकर 50, इस तरह से 90 से लेकर 109 रेंज वाले जो होते हैं वो औसत बुद्धि में आते हैं। तो आपका इसका क्वेश्चन हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सांवेगिक बुद्धि अनेक कौशलों का एक समुच्चय है जिसके अंतर्गत आता है परिशुद्ध मूल्यांकन, प्रकटीकरण, संवेगों का नियमन। तो आपको 1 और 2, 1 और 3 इस तरह से सभी ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको इनमें से छांट के बताना है कि कौन सा सही है। तो सांवेगिक बुद्धि अनेक कौशलों का एक समुच्चय है, इसमें परिशुद्ध मूल्यांकन भी आता है, प्रकटीकरण भी आता है, संवेगों का नियमन भी आता है। आपका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कथन एवं प्रभाव दिया गया है। आपको कथन पढ़कर प्रभाव बताना है कि यह प्रभाव सत्य है या असत्य है। कथन है कि शोध अध्ययनों द्वारा यह पुष्ट किया गया है कि टीवी के कार्यक्रम आकर्षक होते हैं, इसलिए बच्चे अपना बहुत अधिक समय उन्हें देखने में व्यतीत करते हैं। इसका प्रभाव दिया गया है, यह उनकी पढ़ने लिखने की आदत तथा बाह्य गतिविधियों में कमी लाता है, जैसे खेलना कूदना। इसके प्रभाव दिया है, कथन और प्रभाव दोनों सत्य है कि कथन में जो कहा गया है वो प्रभाव उसको सही तरह से स्पष्ट करता है। कथन सत्य है, प्रभाव असत्य है। कथन असत्य है, प्रभाव सत्य है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कथन और प्रभाव दोनों सत्य हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, स्वस्थ व्यक्ति कौन है? वह जो अपनी भावनाओं और सीमाओं व स्वयं के प्रति जागरूक है, स्वयं को स्वीकार करता है, जो अतीत में नहीं जीता है तथा भविष्य को लेकर परेशान नहीं होता है। स्वस्थ व्यक्ति के विषय में कथन दिए गए हैं 1, 2, 3। आपको इनमें से सही कथन जो भी है उनको बताना है। तो वह व्यक्ति जो अपनी भावनाओं व सीमाओं को स्वयं के प्रति जागरूक है, बिल्कुल ठीक है। स्वयं को स्वीकार करता है, ये भी ठीक है। जो अतीत में नहीं जीता है तथा भविष्य को लेकर परेशान नहीं होता है, स्वस्थ व्यक्ति की पहचान होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संज्ञानात्मक कौशल क्या है? संवेगों को नियंत्रण करने का कौशल, दूसरों की सहायता करने की इच्छा शक्ति, आलोचनात्मक चिंतन में संलिप्तता और सुनने की क्षमता एवं तदनुभूति। तो संज्ञानात्मक कौशल के बारे में बताया गया है कि आलोचनात्मक चिंतन में संलिप्तता, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आपको मिलान करना है, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। स्तंभ आ तथा मिलान स्तंभ बा से कीजिए। स्तंभ आ में दिया गया है शारीरिक विकास, मानसिक, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। स्तंभ बा में नैतिक कहानियाँ। इस स्तंभ बा में दिया गया है कि इन विकासों का किस किस से संबंधित है। नैतिक कहानियों को किससे संबंधित है? खेल एवं व्यायाम का। ठीक है, भाषा और गणित का, समूह कार्य का। तो आपका डी का हो जाएगा समूह कार्य का, सामाजिक विकास से है। नैतिक कहानियों का नैतिक विकास से है। खेल एवं व्यायाम का शारीरिक विकास से है। भाषा और गणित का मानसिक विकास से है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव व्यवहार, संज्ञानात्मक व्यवहार तथा पर्यावरणीय निर्धारकों के बीच सतत अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है। यह किस मनोवैज्ञानिक द्वारा सीखने के सिद्धांत के स्पष्ट किया गया है? मानव व्यवहार, संज्ञानात्मक व्यवहारवाद तथा पर्यावरणीय निर्धारक के बीच सतत अंतःक्रिया, ये आपको बताना है कि किस मनोवैज्ञानिक द्वारा ये बताया गया है। तो ये आपका बताया गया है अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। सही आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों को जो कुछ सिखाया जाए उसकी आवृत्ति की जाए, उसे दोहराया जाए और समय समय पर उसका उपयोग किया जाए, यह थॉर्नडाइक के किस नियम से प्रभावित है? तो थॉर्नडाइक ने मुख्य जो है 3 नियम दिए हैं, प्रभाव का नियम, अभ्यास का और तत्परता का। और उनके गौण नियम जो हैं
गौड़ नियम के अंतर्गत 5 नियम आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभ्यास का नियम। आप बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करेंगे तो उसका उपयोग किया जाएगा तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्मृति स्तर के सीखने में अंतर्निहित 4 प्रक्रियाओं का क्रम है। तो इसमें सभी क्रम दिए गए हैं, प्रत्यक्षीकरण, पहचान, धारण या प्रत्यास्मरण, धारण, पहचान और प्रत्यक्षीकरण। आपको सही वाला क्रम बताना है। तो इसका आपका सही क्रम हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण, धारण, प्रत्यास्मरण और पहचान। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षार्थी से संबंधित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कि शिक्षार्थी से संबंधित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? आयु परिपक्वता, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, अभिप्रेरण का स्तर, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 में आयु परिपक्वता, शिक्षार्थी को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कोई एक ऐसा विशेष कारण नहीं है, क्योंकि व्यक्ति किसी भी उम्र या आयु में सीख सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि पाठ्य सामग्री अथवा सिखाई जाने वाली क्रिया को बच्चे केवल से कोई संबंध नहीं होता है तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सी, या बी, बच्चे सीखने में रुचि नहीं लेते हैं, उन्हें सीखने में कठिनाई होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वस्तुनिष्ठ परीक्षण हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट पूछा गया है। सत्य असत्य प्रकार के, तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। मिलान करो, बहुविकल्पीय, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में स्वतंत्रता संघर्ष एक निबंध लिखिए, यह उदाहरण है। विस्तारित उत्तरीय निबंध प्रश्न का प्रतिबंधीय, तो इसमें आपका प्रतिबंध कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम पर एक निबंध लिखने के लिए बोला है, इसमें प्रतिबंध नहीं दिया। लघु उत्तरीय भी नहीं होगा, लघु उत्तरीय वन लाइनर होते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा विस्तारित उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत, नई दिल्ली, यूके, ये एक उदाहरण है। भारत, नई दिल्ली और यूके के लिए एक सेंटेंस दिया गया है, इसका उदाहरण है। पहचान पर आधारित प्रश्न है, चयन पर आधारित है, या सादृश्यता पर आधारित प्रश्न है, प्रत्यक्ष प्रश्न है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, सादृश्यता पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16, ब्लूप्रिंट एक त्रिआयामी चार्ट है जिसमें अधिभार दिया जाता है आकलन के उद्देश्यों को, विषय क्षेत्रों को, प्रश्नों के प्रकार को। तो इसमें आकलन के उद्देश्यों को भी दिया जाता है, विषय क्षेत्रों को भी और प्रश्नों के प्रकार को भी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीखने के प्रतिफल हैं, सीखने के उपकरण, सीखने की विधियाँ, आकलन के मानक या अधिगम के प्रकार। तो सीखने के प्रतिफल जो है वो आकलन के मानक है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का किसके द्वारा वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है वाइगोत्स्की के द्वारा। 18 का आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ज्ञान, संज्ञानात्मक पक्ष, शारीरिक क्षमताएँ, मनोगत्यात्मक पक्ष, अनुप्रयोग, भावात्मक पक्ष, अभिवृत्ति, भावात्मक पक्ष। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। नहीं, ये नहीं पूछा गया तो नहीं को मार्क कर लेते सबसे पहले, कौन सुमेलित नहीं है। बाकी ए ठीक है, बी ठीक है, आपका सी सुमेलित नहीं है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, रूबिक्स क्या है? रूबिक्स पूछा गया सीखने की सामग्री का संकलन है, विभिन्न विषयों के मूल्यांकन के लिए मानदंड समूह है, विभिन्न विषयों से संबंधित शैक्षणिक प्रक्रियाएं हैं, ये विद्यार्थी की प्रगति रिपोर्ट है। तो रूबिक्स क्या है? रूबिक्स के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विभिन्न विषयों के मूल्यांकन के लिए मानदंड समूह है। आंसर नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्यार्थी की प्रगति रिपोर्ट में विद्यार्थी के विभिन्न विषयों में प्राप्त संप्राप्ति का विवरण होना चाहिए, विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का विवरण होना चाहिए। ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि विद्यार्थी की प्रगति रिपोर्ट में क्या होना चाहिए। तो इसमें विद्यार्थी का विभिन्न विषयों में प्राप्त संप्राप्ति का विवरण भी होना चाहिए, ये भी ठीक है। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का विवरण होना चाहिए, ये भी ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सृजनवादी दृष्टिकोण से सीखना क्या है?
सीखना एक सक्रिय प्रभाव ग्रहणशाली प्रक्रिया नहीं है। विद्यार्थी को हमेशा पाठ्य पुस्तक से सीखने के लिए मार्गदर्शन एवं सहायता की आवश्यकता होती है। सीखना एक सक्रिय एवं अर्थपूर्ण प्रक्रिया है। सीखना आत्म केंद्रित प्रक्रिया है। तो आपको बताना है कि सृजनवादी दृष्टिकोण से सीखना क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसी एक ऑप्शन का सही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सीखना एक सक्रिय एवं अर्थपूर्ण प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे के सामान्य रूप से नहीं होती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा विलंबित प्रतिक्रिया, सामाजिक बुद्धि में कमी, विकासात्मक माइलस्टोन में विलंब, याद करने की क्षमता। ये आपका डिसेबिलिटी चैप्टर से दिया गया है। हर सेट में डिसेबिलिटी चैप्टर से लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2019 में भी पूछे गए थे, 2020 में भी है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा याद करने की क्षमता। यहाँ ध्यान दीजिए, नहीं पूछा गया कि नहीं होती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको एडजस्ट कर लीजिए। स्तंभ आ और बा का मिलान करना है। स्तंभ आ में दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, अल्प दृष्टि या अधिगम अक्षम, और स्तंभ बा में फ्लैश कार्ड, टॉकिंग बुक, साइन लैंग्वेज और मैग्नीफाइंग ग्लास, ये सब दिए गए हैं। इन्हें आपको मिलाना है कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए क्या यूज किया जाता है और श्रवण बाधित बच्चों के लिए क्या यूज किया जाता है। ठीक है, तो टॉकिंग बुक जो है वो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए की जाती है, सही है। साइन लैंग्वेज ये श्रवण बाधित बच्चों के लिए की जाती है। मैग्नीफाइंग ग्लास अल्प दृष्टि वाले बच्चों के लिए, और फ्लैश कार्ड अधिगम अक्षमता वालों के लिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा स्तर पर श्रवण बाधित की पहचान की जा सकती है भाषाई कौशल के अभाव द्वारा, पढ़ने और बोलने में विशिष्ट समस्या द्वारा, बार बार दोहराने के लिए बोलना, और शिक्षक द्वारा ऑडियोमेट्री परीक्षण। तो कक्षा स्तर पर श्रवण बाधित की पहचान आप कैसे करेंगे, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 4 करके आपको सही आंसर बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा भाषाई कौशल के अभाव पर भी कर सकते हैं, पढ़ने और बोलने में विशेष समस्या द्वारा भी कर सकते हैं, और बार बार दोहराने के लिए बोलना भी कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी 1 2 और 3। इसमें 4 वाला नहीं आएगा। शिक्षक द्वारा ऑडियोमेट्री परीक्षण से आप श्रवण बाधित बच्चे की पहचान नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। डिस्ग्राफी एक प्रकार की अधिगम क्षमता है जिसका संबंध है। तो आपका ये अधिगम क्षमता वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है कि डिस्ग्राफिया एक प्रकार की अधिगम क्षमता है जिसका संबंध किससे है। तो डिस्ग्राफिया में आप दिया गया पढ़ने की समस्या से, गणना से, लिखने से या ध्यान केंद्रित करने से। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा लिखने की समस्या से। क्वेश्चन नंबर 27, बहुसंवेदी उपागम का अर्थ है दृश्य श्रव्य माध्यम का प्रयोग, विभिन्न संवेदी माध्यमों का प्रयोग, स्पर्श माध्यम का प्रयोग, गतिबोध माध्यम का प्रयोग। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा विभिन्न संवेदी माध्यमों का प्रयोग बहुसंवेदी उपागम का अर्थ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, टास्क एनालिसिस क्या है। यह निर्णय लेना कि कौन सी वस्तु पढ़ानी है और कौन सी नहीं, जटिल कार्य को छोटे प्राप्त करने योग्य चरणों में बांटना, ये और भी दोनों उपयोग में से कोई नहीं। तो टास्क एनालिसिस क्या है, उसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही वाला बताना है। तो क्वेश्चन नंबर बी, जटिल कार्य को छोटे प्राप्त करने योग्य चरणों में बांटना टास्क एनालिसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक अध्यापक के रूप में लड़कियों की सकारात्मक छवि को उजागर करने के लिए क्या करना चाहिए। उनकी क्षमताओं को उजागर करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। पुरुषों के कार्य अथवा महिलाओं के कार्य जैसा कोई विभाजन नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक है। उन्हें स्वावलंबी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है। तीनों ऑप्शन आपके ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं का क्रम है, ठीक है। आपको आवश्यकताओं का क्रम बताना है। शारीरिक सुरक्षा, आत्मसिद्धि, आत्मसम्मान, प्रेम और अपनत्व। तो आप इसमें ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हैं कि आत्मसिद्धि जो है वो सबसे लास्ट में आती है। तो आप देख लीजिए कि इसमें सबसे लास्ट में आत्मसिद्धि दी गई है, उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो सबसे पहले शारीरिक, ठीक है, उसके बाद आता सुरक्षा, उसके बाद आता प्रेम और अपनत्व, आत्मसम्मान और आत्मसिद्धि।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये आज के आपके CDP के 30 क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर 2020 के दिए हुए थे। प्रीवियस ईयर 2019 के क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।